हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखा दकिरजायत दीपस्त देवताभ्यो नमो नमः प्रणमामि नमस्करोमि। दीप प्रज्वलन हो चुका है। उपस्थित सभी विभागों के आत्मीयजनों का, नगर के नागरिक महानुभावों का, माताओं बहनों का, गायत्री शक्तिपीठ की 9वां योग दिवस मनाने के लिए हम गायत्री शक्तिपीठ के इस पावन प्रांगण में समागत हैं। सम्माननीय एसडीएम साहब एवं पूरा ब्लॉक का प्रशासन और उपस्थित सभी गणमान्य भाई बहन, परम सौभाग्य का आज का 21 जून का दिन है। आज के दिन संपूर्ण विश्व योग दिवस के रूप में प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्योदय की पावन मेला में मनाता है। महर्षि पतंजलि ने 5000 से ज्यादा वर्ष पूर्व योग सूत्र का लेखन किया था और संपूर्ण विश्व वसुधा को निरोगी काया के लिए विविध आयाम प्रस्तुत किए थे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने इस योग को केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं रख करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना के पावन उद्देश्य से स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन एवं सभ्य समाज का निर्माण करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु मात्रवत परदारेषु लौष्टवत परद्रव्येषु की बहुत ही उत्कृष्ट चिंतन और सोच के साथ हम व्यक्ति से व्यक्ति कैसे जुड़ जाए, व्यक्तियों का समूह से परिवार कैसे जुड़े, समाज कैसे जुड़े, राष्ट्र कैसे समुन्नत हो और संपूर्ण राष्ट्र वसुधैव कुटुंबकम जो कि भारत की महान संस्कृति का संदेश है की कल्पना करते हुए इस विश्व को जो योग दिया है। भाइयों बहनों, यह जो योग है वो केवल शरीर को आरोग्य रखने तक सीमित नहीं है। योग आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। हमारा दृष्टिकोण, हमारा चिंतन उत्कृष्ट हो, ऊपर की तरफ कैसे पहुंचे, हमारा मन कैसे केंद्रित रहे, हम कैसे ध्यानस्थ हो जाएं, कैसे हमारे भीतर से प्रेम और आत्मीयता का विस्तार हो। इस हेतु यह योग है। यह तो एक दिन, लेकिन प्रतिदिन हमारा जीवन योगी जीवन होना चाहिए। भगवान ने शरीर की संरचना में किसी एक वस्तु से शरीर नहीं बना है। कई सारे शरीर में जोड़ हैं, जॉइंट हैं, और यह शरीर पंचभूत है। इस शरीर में पंच तत्व है, पंच आत्मा है, पंच देह है, पंच कोश है। इन योगिक क्रियाओं के माध्यम से हम प्रथम अन्नमय कोश से सहस्रार तक की यात्रा करते हैं, ब्रह्मरंध्र तक की हम यात्रा करते हैं। आज का मानव अनियमित जीवनचर्या, दैनिक क्रम से बीमारू जीवन जीता है। बीमारू जीवन, न जाने कितने प्रकार के रोग मेडिकल साइंस में हैं, लेकिन आयुर्वेद, भारत का आयुष मंत्रालय
इस दिवस को कंडक्ट करता है, मनाता है। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा केवल कफ, पित्त और वात प्रधान रोग होते हैं, बाकी सब सप्लीमेंट्री डिजीजेस हैं। जब शरीर में तत्वों का संतुलन, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जब कभी भी उसका संतुलन बिगड़ता है, डिसऑर्डर होता है, ऊपर नीचे होता है, तो शरीर में कफ प्रधान, पित्त प्रधान और वात प्रधान रोग। ग्रीवाचरण में क्या सावधानी रखनी है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जिनको गर्दन में पीड़ा हो यह अभ्यास धीरे धीरे करें। अब खड़े हो जाएं। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। अभ्यास के समय हाथों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे ले जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार करना है। द्वितीय चरण में दाईं एवं बाईं ओर झुकना है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो जाए लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर नहीं उठे होने चाहिए। अब श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। तीसरे चरण दाएं एवं बाएं घुमाना है। सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं जिससे ठुड्डी और कंधे एक सीट में हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। मिलाकर एवं शरीर को सीधा रखें। बाएं शरीर के साथ लगाकर रखें। श्वास को अंदर लेते हुए बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो। अब श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं। अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खुला रखें। यह स्कंद खिंचाव का अभ्यास पूर्ण होता है। अब स्कंद चक्र में क्या सीधे खड़े हो जाए। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें। उसी तरह दाएं हाथ की अंगुलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाना है। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाए तो श्वास छोड़ते हुए नीचे लाए। कोहनियों को स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। पीछे की ओर कोहनियों को खींचकर घुमाएं और वापस जाते हुए घुटाएं शरीर को स्पर्श करें। आगे से पीछे की ओर इस क्रिया को 2 बार करें। इस योगी क्रिया से अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां, गर्दन और स्तन के तंत्र का स्वस्थ रहती है। अब अगला आसन है कटी ताना। हृदय रोगियों को यह अभ्यास सावधानी पूर्वक करना है। पोजीशन दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फुट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधों के शीर्ष तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के सामने हों। अब श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं। इससे दाईं हथेली बाएं कंधों को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए
पूर्व स्थिति में वापस आना। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाएं ओर घुमाएं, इससे बाएं हथेली दाएं कंधों को छुएं, श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। ये चक्र पूरा हो गया। थोड़ा तुम भी करते हैं। घूमना सकता है आपका इसका गंभीर दर्द होने पर अभ्यास न करें। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधों से तक वाला आसन है। सबसे पहले आता है ताड़ासन। आपको बता दूं, हृदय संबंधी, पैर संबंधी चक्कर आने की स्थिति में यह आसन न करें। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं, हथेलियों को बाहर की ओर श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर से परहेज करना है। आर्थराइटिस, चक्कर आने पर या मोटापा होने पर परहेज करें। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। अब आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर और उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। आराम से करें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें और इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और पैर को पूर्व अवस्था में वापस ले आएं। अगला आसन है पादहस्तासन। सेकंड स्टेप रहेगी। अब उसको श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए। अब इसको दूसरी ओर करें। इसी अभ्यास को तब तक मैं आपको इसके लाभ बता देता हूं। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के संबंध और शरीर को संतुलित बनाने, सहनशीलता, जागरूकता एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। अब अगला आसन है अपना पादहस्तासन। क्या सावधानी रखनी है? हृदय तथा डिस्क संबंधी विकार, हर्निया, अल्सर, चक्कर संबंधी रोग वाले अभ्यास न करें। पीछे की ओर झुके तो श्वास लेना है। जिनको बैक पेन या कमर में दर्द है वे आगे की ओर ना झुके। जिनको हर्निया वगैरह की प्रॉब्लम है वो पीछे की ओर ना झुके। अब श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। अगला आसन है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन में भी जो उच्च रक्तचाप वाले हैं या चक्कर वाले रोगी अभ्यास न करें। अभ्यास विधि: दोनों हाथों की अंगुलियों से कमर को बगल से पकड़ें, कोहनियों को समानांतर रखने का प्रयास करें, सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए गर्दन की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटिभाग से पीछे की ओर झुकना, श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल होना है। 10 से 30 सेकंड तक रुके, सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में लौटें। अगला आसन है त्रिकोणासन। साइटिका और उदर और 10 से 30 सेकंड तक इसी मुद्रा में आप बने रहे या भद्रासन आसन हुआ। अगला आसन है वज्रासन। सभी आसन खाली पेट होते हैं या वज्रासन एक भोजन के उपरांत किया जाता है क्योंकि इससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पचाव अच्छी तरह से होता है। परहेज किन लोगों को करना है? बवासीर के मरीजों को इस आसन में परहेज करना है। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाए, हाथ आपके शरीर के बगल में हो और आपकी हथेलियां जमीन पर हो, अंगुलियां सामने की दिशा की ओर इशारा करती हो। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें, पंजे को निचल के नीचे दबाकर बैठ जाए। दाहिने पैर को घुटनों से मोड़ लें,
नितंब के नीचे दबाकर बैठे। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए बैठे और पंजे को नितंब के नीचे दबाए। अब पैर का अंगूठा मिला रहेगा, एड़ी फेरी रहेगी, आपके नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। अब बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें, सामने की ओर देखते रहें, आंखें बंद रखें। यह वज्रासन की स्थिति है। यह आसन भी आपका पूरा होगा। इस आसन से जांघ और सीने की मांसपेशियां मजबूत होती है। यह आसन पाचन शक्ति के बढ़ाने में सहायक है। अब अगला आसन है ऊर्ध्वश्वासन। पुनः दंडासन की स्थिति में आए। हड्डियां और उदर संबंधी वो करें या आसन ना करें। अब पैरों को मोड़कर वज्रासन में बैठ जाए और घुटनों पर खड़े हो जाए। हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हों। पीछे वाले यहाँ जगह कंधों को समानांतर रखें। सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए गर्दन की मांसपेशियों को खींचे। सांस अंदर खींचे और दर्द को जितना संभव हो सके झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाए। 10 से 30 सेकंड तक चलता हुए वही वज्रासन की स्थिति में बैठना है और घुटनों के कंधों के बीच कुछ इंच की दूरी रखें और घुटनों के बल खड़े हो जाए। श्वास लेते हुए पीठ में दर्द होते वज्रासन में बैठना है। दोनों पैरों के घुटने को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठे कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखना है। अब श्वास लेते हुए हाथों को अपनों से दूर ले जाए। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकने। आगे को ठोड़ी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। पीछे का भाग ऊंचा सामने की ओर देखें और इस स्थिति में बने रहें। अब सांस को छोड़ते हुए अपने को नीचे में और वज्रासन में अगला आसन है उत्तल मंडिका। वही वज्रासन में बैठता है। अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके लगाएं। अपने दायां हाथ को उठाएं, उसे पहुंच से मोड़ते हुए पीछे ले जाकर कंधे से नीचे की ओर। इस तरह से पेट के बल, उदर के बल लेट कर किए जाने वाले आसन पूर्ण होते हैं। अब अपने साइड चेंज कर ले और अब आपको पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन करने हैं। पीठ के बल आसन करते समय सबसे पहला आसन आता है सेतु बंधासन। अब इसमें भी अल्सर और हर्निया रोगी है, उनको परहेज करना है। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें। घुटने और पैर को एक सीट में रखें। अब श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब एवं धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और पूर्णनुमा आकृति बनाएं। जितना हो सके क्षमता अनुसार उठाने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति में बने रहें। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाना है। अर्ध हलासन, अर्ध का मतलब आधा, हल का मतलब जो खेत जोतने वाला जो हल होता है देशी, उस तरह की आपको आकृति बनानी है। सिर को उठाए बिना श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर ले आए। शवासन में विश्राम करें। यह आसन बदहजमी और कब्जियत से छुटकारा दिलाता है। माफ कर सकता है जुकाम,
साइनोसाइटिस, अस्थमा, श्वास नली संबंधी संक्रमण में लाभ देंगे। ये तो पूरे शरीर का कायाकल्प करता है, चेहरे की चमक और दीप्तिमान बनाए रखता है, तंत्रिका तंत्र को और साथ ही साथ पाचन अंगों को शक्तिशाली बनाता है। सबसे रोगों का उद्गम स्थान अपना पेट ही है, जब 70% रोग पेट से होते हैं। इस प्राणायाम को प्रतिदिन आपको करना चाहिए। कपालभाति के बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम, वह किसी ध्यानात्मक आसन में बैठे रहे, मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें, आंखें बंद कर लें, कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाएं हथेली बाएं घुटने के ऊपर गिरनी चाहिए और दाएं हथेली नासाग्र मुद्रा में होनी चाहिए। अनामिका एवं कनिष्ठा अंगुली बाएं नासिका पर रखिए, मध्यमा और तर्जनी अंगुली को मोड़ कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा बाएं नासिका पर रखना है और बाएं नासिका से खोलें, बाएं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका अंगुली से बाएं नासिका बंद कर लें, दाएं नासिका से अंगूठा हटाकर श्वास बाहर छोड़ें। यह पूरी प्रक्रिया 4 बार दोहरानी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसके बाद अगला प्राणायाम आता है नहीं करना चाहिए। पद्मासन या अन्य बहुत सारे लाभ है। यह एकाग्रता पर ध्यान की आरंभिक अवस्था में उपयोगी है। ब्रह्मी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है। इन्होंने योग दिवस के रूप में हमें ज्ञान दिया। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित उपखंड अधिकारी जी, अन्य सभी अधिकारी जी, परम आदरणीय पद्माजी जी, उपस्थित योग के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी भाइयों बहनों, आज योग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया, इस विषय की जानकारी हमें कई लोगों को नहीं होती है। जब स्वास्थ्य खराब होता है, अपनी दिनचर्या में कहीं न कहीं हम ठीक ढंग से इसको संभालने में चूक जाते हैं, तो अनायास हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होने लगती। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है और हमारे देश के ऋषि मुनि योग से ही सिद्धि प्राप्त करते हैं और योग से ही शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और इसीलिए योग हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गया है और उसको नियमित रूप से हमें इसको साधना चाहिए। जिस प्रकार से योग दिवस के ऊपर, योग के ऊपर जिस प्रकार से ध्यान ज़्यादा गया, लोग साधारण वे में योग करना ऐसे ही समझते थे, लेकिन जिस दिन से योग दिवस के रूप इसको मनाने का संकल्प लिया, तो पूरे विश्व में इसको लागू करने का एक अवसर मिला और जिसके कारण से विदेशों में भी योग दिवस बहुत अच्छी तरह से इसको मनाते हैं और दिनचर्या में हमारी बहुत स्फूर्ति आती है।
सुबह 5 बजे उठना, जो ऋषि मुनि और हमारे सभी ज्ञान पुरुष इसको कहते हैं, वही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सुबह उठ करके 1 लोटा पानी अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सकते पीना। सर्दियों में तो हल्का गुनगुना, क्योंकि इसको मैं भी उसका अनुसरण कर रहा हूँ। उसके बाद से हम अपने शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के फिर अपने योग का काम पूरा करें, और जैसी अपनी क्षमता उसके अनुसार, जैसा अभी बताया कि भोजन के बाद में उष्ट्रान आसन, वज्रासन कहते हैं, वो मैं नियमित रूप से करता हूँ। हमको घूमने का अवसर नहीं मिलता। को बताना चाहता हूँ कि गायत्री परिवार राष्ट्र के साथ मिलकर, भारत सरकार के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर समय समय पर ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों में आगे बढ़कर काम करता है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे जन जागरण हो, चाहे नशा मुक्ति हो, चाहे गुरुजन उन्मूलन हो। ऐसे अनेक कार्यक्रम गायत्री राष्ट्रीय कार्यक्रमों में रचनात्मक भूमिका निभाता है। और भी मैं आपको ये जानकारी प्रदान करूँ कि यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ में भी हर महीने की 21 तारीख से 29 तारीख तक यही सूत्र, योग सूत्र को आधार बनाते हुए प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। तन शुद्धि, मन शुद्धि और आत्मशुद्धि, जिसमें 2 से 2.5 घंटे तक ऐसा योगाभ्यास करवाया जाता है। 2.5 से 3 घंटे का जप करवा के एक मन शुद्धि का अभ्यास करवाया जाता है, और प्राकृतिक चिकित्सा रसायन के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान की जाती है। और इसमें एक नया आयाम सागवाड़ा में योग प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में सागवाड़ा में एक नया आयाम आज स्थापित होने जा रहा है। अभी सुबह ही इसका शुभारंभ होने वाला था। गायत्री शक्तिपीठ में हाइड्रोकोलोन थेरेपी, जो अपने पेट के अंतों की सफाई करने का एक मशीन होता है, बड़ा ही महंगा मशीन है, और सोना बाथ, स्टीम बाथ, हीट बाथ, सर्वाइकल बाथ, ऐसे अनेक छोटे छोटे जो मशीन हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, जिसका शुभारंभ इंस्टॉल लेट होने से अभी नहीं हो पाया, शाम तक इंस्टॉल हो जाएंगे, तो इसका शुभारंभ आज ही किया जाएगा। तो आप सबको मैं ये बता दूँ कि ये सारी चिकित्सा पद्धतियाँ सागवाड़ा शक्तिपीठ में निःशुल्क है। ये सारे पेइंग सेंटर भी कई जगहों पर है सिटियों में, लेकिन यहाँ पर ये सब सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। आप आएँ और अपने स्वास्थ्य का लाभ यहाँ पर ग्रहण करें। आप सभी जानते हैं कि योग बगाए
बताइए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है सारे राष्ट्र में, बताइए योग के क्या फायदे उसके बारे में? योगा हमें तंदुरुस्त बनाता है, हमारी सारी हमें और फ्लेक्सिबल करता है। और योगा से हमें मतलब कोई भी डिसीज या कुछ भी होता है तो वो ठीक कर सकते हैं। आपको लग गई तो भी आप योग करने के लिए आई हो, तो इसके लिए हम पहले तो आपको बधाई देते हैं। एक समाचार के माध्यम से बताइए बेटा। मेरे को योग मतलब मेरे दादा ना योग करते थे तो मेरे को उनसे इंस्पिरेशन मिली। वो है ना मतलब वो करते थे, मैं भी करने लगी। मैंने अभी मतलब दिल्ली से सीखा है ऑनलाइन, और योगा से मतलब बहुत अच्छा। आप बताइए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। संगठन में योग करके, फिजिकल योग, राजयोग करके भी बहुत शक्ति प्राप्त होती है। शरीर का हल्कापन, मन का हल्कापन और मन की एकाग्रता होती है और थॉट्स बदलते हैं। शक्तिपीठ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। महिला पुरुष योगेश्वर श्री कृष्ण और महर्षि पतंजलि के द्वारा इस लोक में यह जो अमूल्य उपहार योग प्रदान किया गया है, वह निश्चित रूप से इस संसार के समस्त प्राणियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। और उसी धरोहर को आगे बढ़ाते हुए आज उपखंड स्तरीय योग कार्यक्रम श्री रामनगर गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा में आयोजित हुआ, और इसके सफल संचालन के लिए संपूर्ण गायत्री परिवार, योग शिक्षक यहाँ जो उपस्थित हैं और संपूर्ण प्रशासन का बहुत बहुत आभार कि इस कार्यक्रम को बहुत अधिक सफल बनाया। धन्यवाद।